हेलो बच्चों। तो आज हम बुक फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करने वाले हैं 4 सत्ता के नए केंद्र। चैप्टर बिल्कुल वही है, बस 2-3 चीज़ें चेंज हुई हैं, वो अलग वीडियो में आपको मिल जाएगी। और आप जब तक इस वीडियो को देखिए एंड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम नीचे आ रहा है, फ़ोटो यही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछिए, मैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताऊँगा। एंड हम शुरू करते हैं, चलिए। अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देने वाले यह कुछ समुदाय और देश हैं जिनको बारे में हमें पहले हम यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, फिर आसियान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चीन की। यूरोप की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण ऐसे में अमेरिका ने इसकी आर्थिक रूप से मदद की थी, जिसे जो मार्शल योजना भी कहा जाता है। मदद करने के बाद 1948 में मार्शल योजना से यूरोप के आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। पहले ये आर्थिक था, लेकिन फिर राजनीतिक रूप लेने लगा। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। फिर कुछ सालों बाद 1957 इसकी यूरोपीय इकोनॉमिक जोन, जिसके तहत ये मुक्त व्यापार करवाता था। और 1979 में उसने अपनी संसद का गठन किया, जिसके बाद वह राजनीतिक समुदाय बन गया और एक राष्ट्र के रूप में काम करने लगा था। maastricht संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1992 में ये एक राष्ट्र बन गया। यूरोपियन संघ के उद्देश्य: पहला, एक ही विदेशी नीति, दूसरा आर्थिक नीति, और तीसरा एक ही प्रकार की मुद्रा, चौथा एक ही प्रकार की सुरक्षा, और सहयोगी देशों में मुक्त व्यापार करवाना। यह इसके उद्देश्य है। यूरोपीय संघ के उद्देश्य: एक ही विशाल राष्ट्र के रूप में काम करता है। इसका एक ही झंडा है और एक ही मुद्रा है और एक ही गान है। इसमें कुल वर्तमान में 27 देश शामिल हैं और ये बड़ा राष्ट्र है। यूरोपियन संघ की कुछ कमियां: यूरोपीय के कुछ देशों में नीति और सुरक्षा नीति को लेकर विवाद चलता रहता है, क्योंकि वो लोग एक साथ नहीं हैं और सारे अलग अलग हैं। इस वजह से डेनमार्क और स्वीडन द्वारा यूरो मुद्रा का विरोध और maastricht संधि का विरोध, क्योंकि वो लोग इसे असफल मानते हैं और इसे गलत मानते हैं। इस वजह से लोग विरोध करते हैं। और ब्रिटेन 2016 में इससे अलग हो गया था, जो कि यूरोपीय संघ के लिए बहुत दुख की बात थी। 2003 में भी इसे संविधान बनाने में असफलता मिली थी, क्योंकि इसके सारे देश एक साथ नहीं थे। इस वजह से यूरोपियन संघ की कुछ अच्छी बातें: पहला, एक विशाल राष्ट्र के रूप में काम करता है। दूसरा, इसका एक झंडा है। तीसरा, इसकी एक मुद्रा है। इसके वर्तमान में 27 राज्य यानी कि देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। और एक ही सुरक्षा नीति ही है और एक ही विदेश नीति ही है। इसका सकल घरेलू उत्पाद 30 अरब डॉलर हर साल बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे बहुत लाभ पहुंचता है। यही है हमारा यूरोपियन संघ। अभी तक हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, अब हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। बैंकॉक घोषणा पत्र पर की। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और चौथा थाईलैंड, ठीक है। बाद में कुछ देश शामिल हुए थे,
ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार, कंबोडिया। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। आसियान का उद्देश्य है सभी देशों का विकास करना। ठीक है, सभी देशों का विकास होगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, उसका दूसरा है सामाजिक विकास करना। ठीक है, सामाजिक विकास करेगा तभी उसका देश जो है मतलब पूरा जो समुदाय है वो आगे जा पाएगा। ठीक है, और तीसरा उद्देश्य है उसका कानून व्यवस्था एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति बनाए रखना एवं सहयोग बढ़ाना। ये उसका जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम बड़ी जल्दी से कवर कर रहे हैं क्योंकि पेपर करीब है और ये न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हमें जल्दी खींचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर रहेगी। आइए अब आसियान की शैली को देख लेते हैं। आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोग मूलक एवं मेल मिलाप का सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक है, यह इसे आसियान शैली बोला जाता है। अब नीचे आसियान के समुदाय, ये इसके पर्सनल समुदाय हैं। इनके द्वारा ये अपने देश में नियंत्रण बना के रखता है। पहला आसियान आर्थिक समुदाय, इसके द्वारा ये अपने जो सारे देश है उसके जुड़ाव के उसका आर्थिक विकास तेज करता है एवं उसमें व्यापार की दिशाओं को अच्छा करता है और उससे उनके देशों की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होता है, जिसे आसियान का आर्थिक समुदाय भी कहते हैं। ठीक है, आसियान का सुरक्षा समुदाय, इसका कहना यह है कि कोई भी विवाद हो उसका सैनिक शासन तक पहुंचने से पहले ही बातचीत के द्वारा उसको सुलझा लिया जाए एवं समाप्त कर दिया जाए। यह इसका सुरक्षा समुदाय है और ये सुरक्षा तक पहुंच के ना बजाय ऐसे ही बातों से सुलझा लिया जाए। तीसरा समुदाय सामाजिक समुदाय है। ठीक है, इसके तहत आसियान जो करता है अपनी सांस्कृतिक और अपनी सामाजिकता को पूरे देशों में फैलाता है और अपने सहयोगी देशों के साथ भी बांटता है एवं उनका सामाजिक विकास तेज करता है और आर्थिक रूप से उन्हें ताकत पहुंचाता है। ठीक है, ये इसके तीनों से स्तंभ हो गए हैं। आपके दोनों संगठन हो चुके हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पेपर अक्सर बहुत कठिन आ जाता है, तो यहीं से पूछते हैं सवाल। ठीक, बुक में चीन का ज़्यादा दे रखा है तो हम चीन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, 1950 के दशक में चीन में एक साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद चीन ने सोवियत संघ की व्यवस्था को अपना लेता, जिसे समाजवादी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके दौरान बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बेरोजगारी सब कुछ बढ़िया हो रहा था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ मिल रहा था, लेकिन बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, चीन में बहुत अच्छा रोजगार हो रहा था, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, अच्छी शिक्षा एवं हर चीज़ मिल रही थी, लेकिन यह अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण मार खा रहा था। और चीन की विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक है विश्व में। ठीक है बच्चों, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कृषि के मामले में भी अपने आप को पीछे करता जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, 1970 के दशक में इनने अपने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। ठीक है, चरणबद्ध मतलब होता है धीरे धीरे करके अपनी हर एक चीज़ों को दिखाना, फिर उसको बनाना। ठीक है, देखिए मैं कुछ चीज़ें लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। 1972 में चीन ने अपने एकांतवास को ख़त्म किया। क्या हुआ था कि 1950 की जो नीति थी उसके बाद चीन बहुत बेकार हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को विश्व से थोड़े सालों के लिए मुंह मोड़ लिया और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को खोला। तो एकांतवास 1972 में तोड़ा था। ठीक, 1973 में चाओ एन लाई के द्वारा 4 मुख्य प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए, उद्योग, कृषि, सेना और प्रौद्योगिकी विज्ञान। ठीक है बच्चों, ये एक नंबर में पूछा था चाओ एन लाई कौन थे और उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो इसे एक बार अब देखिए, ये भी पूछा जाता है। 1978 में देंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये 1 मार्क्स में ही आता है हर बारी। ठीक है, और उसके बाद चीन का जो था बहुत अच्छे से पूरा मतलब बहुत तेज़ी से विकास हुआ और चीन एक नई ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, उसकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। 1982 में उन्होंने खेती का निजीकरण करा था। ठीक है, 1998 में उद्योगों का निजीकरण करने के बाद
चीन बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था पर निकल गया और चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और खूब तेज़ी से विकास करा और अपने साथ अपने को दूसरे देशों से जोड़ा। ठीक है, भारत और चीन के संबंध, ठीक है, भारत और चीन के संबंध पहले से ही बिगड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि भारत का जो है 1950 के दशक से ही सारा मामला बेकार चल रहा है। ठीक है, 1950 के दशक में भारत का युद्ध हो गया था तिब्बत को लेकर। ठीक है, उसमें भारत बहुत बुरी तरीके से हार गया। फिर भारत का चीन से युद्ध हुआ 1962 में और बिना बताए हुआ और इसमें भारत की हार हो गई थी। ठीक है, और चीन का सीमा विवाद भी चलता रहता है भारत के साथ और एक POK नाम की एक जगह है उस पर भी उसका विवाद चलता रहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और यूएनओ में इसने बहुत बारी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब इनके कुछ संबंध सुधर रहे हैं। उन पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, इनके सुधरते संबंध है, इसके संबंध। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखो। वीडियो बहुत अच्छी है एंड शॉर्ट में समझाया है। पेपर करीब है इसीलिए जल्दी हो रहा है, लेकिन पेपर के बाद अच्छी वीडियो